आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलके जो है बढ़िया गेम खेल रहे हैं, दोनों बहुत बढ़िया गेम खेल रहे हैं। एक जो है जो विचार देता है, जो विचार समरसता की बात करता है, ठीक है, और उन विचारों को जो इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है, यानी गवर्नमेंट या बीजेपी या सरकार बोल लीजिए, बीजेपी की सरकार, वो एकदम उसके उल्टा करती है। यहां मोहन भागवत बोलते हैं सामाजिक समरसता करो, वहां पे बाबा योगी बुलडोजर चला रहे हैं मुसलमानों के घर। ये कौन सी सामाजिक समरसता है भाई? इससे कहां से समरसता आएगी? तो ये अब आप सवाल, अगला सवाल होगा आपका कि फिर मोहन जी भागवत इस तरीके की बात क्यों करते हैं? तो बात इसलिए करते हैं क्योंकि नेपाल की घटनाओं ने इनको अंदर से झकझोर दिया है, ये लोग डर गए हैं और ये लोग अब पोस्ट मोदी एरा की तैयारी कर रहे हैं। बंगाल फाइल्स, केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, तमाम तरीके की जो चीजें बन रही है, ये क्यों बन रही है? ये आपके और मेरे लिए नहीं बन रही है। ये 100 साल बाद जो हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, वो जब ये देखेंगे तो उनको लगेगा कि उस टाइम का इतिहास जो था वो ये था, ठीक है, और यही सच्चाई थी। तो ये माइंड को पोल्यूट करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे बगल में आप विंडो में देख पा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, सर का एक चैनल है, आप जाइए देखिए, काफी नॉलेजेबल कंटेंट आपको उस पर मिलेगा। सर हम जानना ये चाहते हैं कि राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो वो देशद्रोही हो जाएंगे, भागवत जी कुछ बोलेंगे तो वो देशद्रोही नहीं, वो देशभक्त तो कहलाएंगे। ये किस तरह की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी गढ़ रही है? पिछले दिनों आपने देखा भागवत जी ने ये कहा कि जब सरकार जनता से दूर रहती है, उनकी समस्याओं से अनभिज्ञ रहती है, हित में नीतियां नहीं बनाती है, तो लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। राहुल गांधी जब इस बात को कहते हैं कि हमारे यहाँ 16-17 भाषाएं बोली जाती हैं, विविधता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, हम चाइना नहीं बन सकते, तो उनको सब लोग देशद्रोही बताने लगते हैं। मतलब ये किस तरह की नीति है, ये किस तरह की चीजें हैं जो डेवलप की जा रही हैं देश के अंदर? हिमांशु जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आपका ये कहना है कि भागवत जी और राहुल गांधी जी मोटे तौर पे एक ही बात कह रहे हैं, पर एक को देशभक्त और दूसरे को देशद्रोही करार दिया जा रहा है। Am I right? देखिए क्या है, अंग्रेजी में कहावत है, when you can't convince them, confuse them। ठीक है, जब आप किसी व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर सकते, मना नहीं सकते, तो आप उसको कंफ्यूज कर दीजिए, उसके दिमाग में शंका पैदा कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो भागवत जी बोल रहे हैं वो तो बात सही बोल रहे हैं कि भाई नेपाल और बाकी जगहों पे आजू बाजू में हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जो आंदोलन हुए, उसका कारण ये था कि सरकार जनता से दूर हो गई थी। जनता के जो मुद्दे थे उनसे उनको कोई सरोकार ही नहीं रह गया था, पूंजीपतियों के हाथ में चली गई थी सरकार। तो उस चीज से बचे, ऐसा मोहन जी भागवत का कहना है, जो बिल्कुल सही है। यही बात जो है वो राहुल गांधी अलग तरीके से कहते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के। पर दोनों के मूल में जो है बात एक ही है कि विविधताओं वाले देश में आपको सरकार चलाते वक्त कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक पहली बात है। दूसरी बात, जहां तक मैं मोहन जी भागवत की बात से सहमत हूं वहां तक बता रहा हूं। दूसरी बात जहां मैं असहमत हूं, उनका ये कहना है कि सामाजिक समरसता के लिए सरकार ने काम करना चाहिए और आरएसएस भी काम करती है सामाजिक समरसता के लिए। अब ये आरएसएस वो संगठन है जिसके 100 साल इस साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। इन 100 साल में 6 इनके जो है संचालक बने हैं, ठीक है। तो ये सर संचालक में 6 में से 4 जो है महाराष्ट्रियन ब्राह्मण बने हैं, एक साउथ इंडियन ब्राह्मण बना है। तो ये कहां से सामाजिक समरसता की बात होगी? और एक जो है वो, चूंकि हिंदी बेल्ट में बढ़ाना था इन लोग को, आरएसएस को, तो 90s में रज्जू भैया को मौका दे दिया गया। आप देखिए हेडगेवार जी, गुरुजी गोलवालकर, देवरस जी, ठीक है, ये तीनों के तीनों महाराष्ट्रियन कोकणस्थ ब्राह्मण। उसके बाद में आ जाइए रज्जू भैया क्षत्रिय राजेंद्र सिंह, फिर उसके बाद में आ जाइए सुदर्शन जी साउथ इंडियन ब्राह्मण, और फिर आ जाइए मोहन जी भागवत, फिर कोकणस्थ ब्राह्मण।
तो ये जब ब्राह्मण लोग, और वो भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, ब्राह्मण ही नहीं सिर्फ ब्राह्मणों में भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण जो है, क्या ये कहीं माथे पे लिखा के लाया है क्या कि योग्यता या टैलेंट जो है सरसंघ चालक बनने की, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण लोगों के अंदर में है? ये इससे तो यही चीज प्रतीत होता है। ऑर्गेनाइजेशन यदि इन चीजों को फॉलो नहीं करता है, मतलब जो कथनी है और जो करनी है, उन सब में कितना भारी मतभेद है, मैं वो बताना चाहता हूं। कल मैंने इसके ऊपर में एक कार्यक्रम भी अपने चैनल पे अपलोड किया, करंट अनप्लग बाय राजीव, उसमें डिटेल में मैंने बताया। आपको मैं बता दूं, जस्ट मतलब दर्शकों की जानकारी के लिए, जो इनकी कार्यकारिणी है और जो इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं, उनके आप लिस्ट निकाल लो, लिस्ट निकालते निकालते थक जाओगे, ढूंढते ढूंढते आपको मिलेगी नहीं। सिर्फ आपको सरसंचालक, सह कार्यवाह और सह सर कार्यवाह, बस इनके ही आपको जो है नाम मिलेंगे। तो एक सरसंचालक मोहनजी भागवत, दूसरे आपके सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, और उसके बाद में जो सह सर कार्यवाह जो 6 लोग हैं उनके नाम मिलेंगे, 8 लोग। पर उसके अलावा आरएसएस की जो एपेक्स बॉडी जो है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है इनकी, जिसको ये लोग अखिल भारतीय कार्यकारिणी बोलते हैं, इसमें 7 अलग अलग वर्टिकल्स हैं। वो 7 अलग अलग वर्टिकल्स के हेड आप ढूंढो, आपको नहीं मिलेंगे। कौन कौन से वर्टिकल्स हैं? एक है आपका शारीरिक शिक्षण प्रमुख, ठीक है, शारीरिक शिक्षण प्रमुख कौन है आप ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो है ही नहीं, इनकी वेबसाइट पे नहीं है। मैंने इन लोगों को कांटेक्ट किया कि मेरे को लिस्ट भेजो, तो उन्होंने वही चीजें भेज दी जो 8 लोगों के नाम जहां दिखते हैं, और प्रेस रिलीजेस पे चले गए। यानी आरएसएस ये चीज छुपा क्यों रहा है? पहला हुआ शारीरिक प्रमुख, दूसरा हुआ बौद्धिक प्रमुख, तीसरा हुआ व्यवस्था प्रमुख, चौथा हुआ सेवा प्रमुख, पांचवा हुआ संपर्क प्रमुख, छठा हुआ प्रचार प्रमुख, और सातवां हुआ प्रचारक प्रमुख। अब ये सातों अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेंगे, मतलब सातों जो इनके मेन एपेक्स बॉडी में जो वर्टिकल्स है उनको लेंगे हम लोग, तो उन सातों बॉडीज के जो प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रमुख है या जो आपके सह प्रमुख हैं, उसमें आपको 8 महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मिलेंगे, 28 में से 8, और 9वें तो खुद सरसंघ चालक ही हैं। तो ये कहां से सामाजिक समरसता है? राहुल गांधी को देशद्रोही इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि राहुल गांधी जो बोलते हैं वही करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई दलितों को अधिकार मिलना चाहिए, तो उन्होंने, देखिए आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है, किसको बनाया कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष? ठीक है, अब आप उसमें भली बोलते रहो कि अध्यक्ष तो मखौटा है, काम कोई और कर रहा है, तो वो तो हर जगह चल रहा है भाई। वो तो भारतीय जनता पार्टी में भी हम देख रहे हैं कि 1.5 साल से अध्यक्ष कोई और है, काम कोई और कर रहा है। कांग्रेस में कम से कम काम तो कर रहा है, कम से कम पावर तो है उसके हाथ में, वो लोगों को नियुक्त तो कर रहा है, लोगों को निकाल तो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बिना राहुल गांधी चाले या कोई भी चाले, कुछ नहीं हो सकता है। अध्यक्ष की इतनी पावर है, ठीक है। तो यहां तो आपके अध्यक्ष नहीं डिसाइड हो पा रहे। तो कहने का अर्थ है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलके जो है बढ़िया गेम खेल रहे हैं, दोनों बहुत बढ़िया गेम खेल रहे हैं। एक जो है जो विचार देता है, जो विचार समरसता की बात करता है, ठीक है, और उन विचारों को जो इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी है, यानी गवर्नमेंट या बीजेपी या सरकार बोल लीजिए, बीजेपी की सरकार, वो एकदम उसके उल्टा करती है। यहां मोहन भागवत बोलते हैं सामाजिक समरसता करो, वहां पे बाबा योगी बुलडोजर चला रहे हैं मुसलमानों के घर पे। ये कौन सी सामाजिक समरसता है भाई? इससे कहां से समरसता आएगी? तो ये अब आप सवाल, अगला सवाल होगा आपका कि फिर मोहन जी भागवत इस तरीके की बात क्यों करते हैं? वो बात इसलिए करते हैं क्योंकि नेपाल की घटनाओं ने इनको अंदर से झकझोर दिया है, ये लोग डर गए हैं, और ये लोग अब पोस्ट मोदी एरा की तैयारी कर रहे हैं। मोदी एरा में इंडिया ने एक्सट्रीमिज्म देख लिया है, हिंदू एक्सट्रीमिज्म देख लिया है। वहां जो है गाय खाने पे या गाय के ट्रांसपोर्टेशन पे लोगों को छील दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है, जो आपका विरोध कर उसको जेल में डाल दिया जाता है। एक मुस्लिम बच्चा जो है जेएनयू का, वो कितने सालों से जेल में है, कोई उसकी सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब कुछ नहीं हो रहा उस पर। तो हमने एक्सट्रीमिज्म देख लिया। अब इनको भय और डर है कि ये जो अति हो गई है उसका कहीं जो है विरोध सड़कों पे ना शुरू हो जाए,
इसीलिए जो वैचारिक जो पेरेंटल बॉडी है वो बड़ी पॉजिटिव, बड़ी लच्छेदार, बड़ी मलाईदार, बड़ी अच्छी बातें करता है, जो आंखों को और कानों को और दिमाग को बहुत बेहतर और रैशनल लगती है, रैशनल थॉट्स लगते हैं। परंतु विचारों को जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करो, विचारों का क्या अर्थ है? तो जो इंप्लीमेंट करने वाली भाजपा की सरकार है वो तो वैसा कर ही नहीं रही है, वो तो मतभेद कर रही है, वो सामाजिक समरसता लाने के लिए कोई काम ही नहीं कर रही है। यहां तक कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में परशुराम संगठन एक बनाया गया है, जो सरकार ने बनाया है, जिसको कि मतलब आप समझिए कि जो उसका अध्यक्ष होगा उसको गवर्नमेंट अप्रूव्ड, आप समझ लीजिए सेक्रेटरी लेवल का उसको ये मिलने वाला है, दर्जा मिलने वाला है। ये कहीं और आपने देखा? इससे कैसे समरसता आएगी? ये कौन से? तो कल को फिर जो है मराठा लोग उठ के बोलेंगे कि भाई परशुराम संगठन बनाया है तो एक शिवाजी संगठन बनाइए आप, उसको भी कैबिनेट रैंक का, जो भी उसका अध्यक्ष होगा उसको कैबिनेट रैंक का ये दीजिए। फिर उसके बाद में कल को कोई उठ के बोलेगा कि भाई ये क्यों बाबा साहब अम्बेडकर संगठन बनाइए, उसको भी कैबिनेट रैंक दीजिए जो उसका अध्यक्ष है। फिर कोई उठ के बोलेगा नहीं ऐसा क्यों, फेमिनिज्म की तरफ तो कोई है ही नहीं, तो भाई ज्योतिबा फुले जी को लाइए संगठन जो है, ठीक है, और बनाइए उनके नाम पे। तो कहने का अर्थ है कि ये गलत तरीके के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एक बार आपने परशुराम संगठन शुरू किया तो बिहार में उठ चलेगा कि वीर कुंवर सिंह संगठन करो राजपूत लोगों के लिए, फिर कल को कोई बोलेगा कि बन्नियों के लिए कुछ करो। तो आप एक तरफ तो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हो, दूसरी तरीके से जो आपकी इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी जो है, यानी जो सरकार है, वो पूरी तरीके से समाज को कैसे तोड़ा जाए, ताने बाने को कैसे मरोड़ा जाए, उस पे काम कर रही है। तो ये कंफ्यूज करने का पूरा सिलसिला चल रहा है भाजपा और आरएसएस की तरफ से। जी मतलब नीति, नियत और चेहरा जिसकी बातें बहुत की जाती थी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस भी करती थी, अंदर खाने ये सब मिले हुए हैं। ये जो बातें होती हैं कि अब मोदी जी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं भागवत जी पर, या भागवत जी अब मोदी जी पर ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, इनके क्या मायने रहते हैं सर? इनके कोई मायने नहीं है। कभी कभी इनके बीच में पावर स्ट्रगल होता है जो मीडिया में छन छन के आ जाता है, पर इन दोनों को पता है कि एक बार पावर गया, एक बार सत्ता हमारे हाथ से गई, तो ना आरएसएस को मजे मिलेंगे ना भाजपा को मजे मिलेंगे। इनके बीच में ऐसा नहीं है, इनके बीच में स्ट्रगल है, इनके बीच में विचारों का मतभेद है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी और मोहन जी भागवत सारे विचारों पे एक हैं, इनके बीच में मतभेद भी है, परंतु इनके बीच में एक आम सहमति भी है कि सत्ता यदि हाथ से चली गई तो हमारे पास में कुछ भी बांटने के लिए बचेगा नहीं, लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक तो बहुत सालों बाद सत्ता हमारे हाथ में आई है, तो अब येन केन प्रकारेण कैसे भी हम सत्ता को पकड़ के रखे, कुर्सी के ऊपर में जमे रहे। देखिए ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को ताने मारते थे, कांग्रेस के लीडर को, कि कांग्रेसी जो है ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस टाइम लोगों को लगा कि भाजपा एकदम चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी है, वो सत्ता के लिए जो है ऐसे अपने उसूलों का त्याग नहीं करेगी, क्योंकि उसको इस टाइम तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली नहीं थी, तो लोगों को उसका रंग जो है वो नहीं पहचान में आया था। अब ये लोग जो पिछले 11-12 साल से सत्ता में हैं, तो ये एक्सपोज हो गए लोगों के सामने। लोगों को समझ में आ गया कि इनमें और कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जिसका ये दिन रात जो है प्रतिरोध करते थे। आप यदि इकोनॉमिक पॉलिसी पे ले लीजिए तो कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर, आप मुझे बताइए। मैं तो भैया फाइनेंस जर्नलिज्म 23 साल से कर रहा हूं, मेरे को जो कांग्रेस ने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पे कदम उठाते हुए जो मुझे दिखाई दी, वही कदम भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है। दोनों ही पूंजीपतियों की बात करती है, दोनों ही पार्टियों में पूंजीपतियों का बहुत बड़ा दखल है, दोनों ही पार्टियों में सर्वहारा कहीं पीछे की तरफ खिसक गए हैं। तो आप जिस बात के लिए कांग्रेस को जो दिन रात गरियाते थे, आप खुद तो वही कर रहे हो। एक जो ताजे हवा की जो बयार चल पड़ी है वो राहुल गांधी लेके आए हैं, एक अलग ही लीडर दिख रहा है मेरे को। कांग्रेस के सभी लीडर बात करते थे, ये व्यक्ति जो है बाहर निकल के सड़कों पे जो है वाकई में सामाजिक समरसता का जो है वो एग्जाम्पल स्टैब्लिश कर रहा है। अब हो सकता है कि इनके हाथ में सत्ता नहीं आई है, ये प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, इसलिए हो सकता है ये भी एक्टिंग कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम। जब सत्ता आएगी
तब राहुल गांधी का क्या चाल चरित्र और चेहरा होगा, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी को जब तक सत्ता नहीं मिली थी, तब तक हम चाल चरित्र और चेहरा इनका मानते थे कि भाई ये उसूलों वाले लोग हैं। जब इनको इनका इनके हाथ में पावर आ गया, तो हमने देखा कि ये दिन रात सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, और 80 करोड़ लोगों को फुकट का राशन देके पैरासाइट बना दिया इन्होंने। तब हमको समझ में आया कि भाई ये तो गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, तो कैपिटलिस्ट लोगों के लिए शासन कर रहे हैं, और ये हमेशा जीत के आते रहे, इसलिए इन्होंने एक पैरासाइट वर्ग तैयार कर दिया जिसको फ्री फुकट का राशन दिया जा रहा है। अब जो चीजें आप कांग्रेस की प्रतिरोध मतलब जो विरोध करते थे, आप नरेगा को दिन रात कोसते थे, आपने आके नरेगा को कंटिन्यू रखा। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस विचारधारा के लेवल पे ये दोनों एक ही जगह बैठे हैं जब इकोनॉमी और फाइनेंस की बात आती है। जब समाज की बात आती है तो कांग्रेस इनसे कई गुना बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस कोई बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस के अंदर में बनिया है, ब्राह्मण है, तो अल्पसंख्यक भी है, और माइनॉरिटी के साथ साथ में एससी और एसटी जो है उनकी भी बात करते हैं, बाबा साहेब की भी बात करते हैं। आरएसएस ने जीवन भर बाबा साहब का विरोध किया, आज जब सत्ता में तो बाबा साहब को गले लगा के घूम रहे हैं लोग। तो ये जो है ये सत्ता में बने रहने का, ये अगर आपको बाबा साहब से इतना प्रेम है या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वर्ग के बारे में आप इतना ज्यादा सोचते हैं, तो आरएसएस का आज तक हेड कोई शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं बना है, शेड्यूल ट्राइब क्यों नहीं बना है? क्या योग्यता टैलेंट जो है सिर्फ ब्राह्मणों में भरा है? क्या ये सिर्फ क्षत्रियों में भरा है, बनियों में भरा है? ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोई व्यक्ति इतना योग्य नहीं है कि वो आरएसएस का हेड बन सके? जब देश के संविधान निर्माण में एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति बाबा साहब जो है वो उस कमेटी को हेड कर सकते हैं, ठीक है, इतने योग्य व्यक्ति, तो क्या आपको सरसंचालक बनाने के लिए सिर्फ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ही नजर आते हैं और कोई नजर नहीं आता है? तो ये कथनी और करनी जो है, प्राइम मिनिस्टर बनाना रहा तो आपको कभी कोई एससी एसटी नजर नहीं आया। तो ये कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये खेल जो है दोनों चल रहे हैं, ये धर्म और जाति के नाम पे जो है आज एक सुर में बात कर रहे हैं कि समरसता होनी चाहिए। सत्ता से बाहर जाएंगे तो इनका असली चेहरा फिर नजर आने लग जाएगा। जी हिमांशु। अच्छा राजीव जी, क्या लग रहा है जैसे 100 साल पूरे हो गए हैं आरएसएस को, तो 100 साल पूरे होने पर आरएसएस की जो पुरानी छवि है, जो इतिहास है उनका, वो भी बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार अपनी है, मोदी जी भी कहेंगे जब कि आरएसएस ने बहुत योगदान दिया, तो फिर लोग और भी भरोसा करेंगे। आरएसएस अपने तौर पर तो खैर जो सामाजिक संगठन अपने आप को खुद को बताता है, जो काम करता है, उसकी तो बड़ा ही छौंकते ही है। इतिहास में जो हो रखा है उसको भी बदलने की कोशिश इस दौर में हो रही है। क्या आपको किताबें भी कल को ना बंटवाने लगे कि भाई आरएसएस के बारे में पढ़िए, गोलवलकर जी के बारे में पढ़िए और सभी पाठ्यक्रमों में उसको शामिल करवा दें, इतने तक जाने की नौबत आ जाएगी कल? बिल्कुल हो ही सकता है ना। देखिए एक बात को आप समझिए हिमांशु जी, बहुत गहरी और गंभीर बात मैं कर रहा हूं। जैसे धर्म जो है वो निचले तबके के लोगों के लिए एक अफीम का काम करता है। निचले तबके यानी समाज के, इस पे बात नहीं कर रहा हूं मैं कास्ट बेसिस पे। निचला तबका यानी बौद्धिक लेवल से, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो रैशनली सोचते नहीं है, या पढ़े लिखे भी होते हैं और रैशनली सोचते नहीं है, उनके लिए धर्म जो है वो एक अफीम का काम करता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था। मैं एक बात बोल रहा हूं कि फेथ और फैक्ट में बहुत अंतर है, और फेथ जो है वो धर्म से आता है, विश्वास जो है वो धर्म से आता है, ठीक है। फैक्ट जो है वो साइंस से आता है, वो रिलीजन से नहीं आता है। फेथ और फैक्ट में बहुत बड़ा अंतर है। अब किस लेवल का गेम चल रहा है विश्व भर में, आप ये समझिए। ये निचले तबकों को, यानी जो बौद्धिक लेवल से जो लोग उतने सशक्त नहीं है, रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकते, उनको जो है ये धर्म का अफीम चखाया जा रहा है। और वहीं पे जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो लगता है कि सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, उनके लिए अफीम जो है वो है न्यूज मीडियम और किताबें। अब न्यूज मीडियम और किताबें जो हैं, न्यूज का माध्यम जो है और किताबें जो हैं, वो एक अफीम का काम कर रही है, जिसको तोड़ मरोड़ के जो है, जिसमें फैक्ट प्रस्तुत किया जा रहा है। परंतु हम जानते हैं कि किताबें और न्यूज जो है यही फैक्ट बताता है, परंतु जो सोर्स फैक्ट बताता है, यदि आप उस सोर्स को ही पोल्यूट कर दो,
उस सोर्स को ही अगर आप खराब कर दो तो फिर बचा क्या? तो यही आज की डेट में बड़े लेवल पे गेम चल रहा है। जो लोग डीप ये बोलते हैं, है ना, डीप क्या, फेक, एक अलग ही नाम उसके डीप लिए फेक, देता है, डीप स्टेट। डीप फेक। डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट कुछ नहीं है। डीप स्टेट यही है कि किस तरीके से पूंजीपति और राजनीति, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो हैं, ये मिलके नीचे तबके के जो लोग हैं उनको धर्म की अफीम चखाएं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जिसके द्वारा फैक्ट को ग्रहण करते हैं उन सोर्सेस को पल्यूट करें और उसके अंदर में सारे के सारे फैक्ट्स को ट्विस्ट कर दें। जो स्पिन एजेंट बोला जो जाता है वो स्पिन कर दें, हर न्यूज को एक अलग अपने हिसाब से अपने एजेंडा को सूट करने वाला स्पिन, ये जो है ये स्पिन दे दें। तो ये चल रहा है। जो आप बोल रहे हो कि इतिहास की किताबों में परिवर्तन, बिल्कुल जिसके हाथ में सत्ता है वो इतिहास की किताबों को पलट सकता है, वो बदल सकता है, ये जाहिर सी बात है। तो आपके अभी, और ये शुरू हो चुका है, इसका पुट आपको मिल रहा होगा, बंगाल फाइल्स, केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, तमाम तरीके की जो चीजें बन रही है, ये क्यों बन रही है? ये आपके और मेरे लिए नहीं बन रही है। ये 100 साल बाद जो हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे होंगे, वो जब ये देखेंगे तो उनको लगेगा कि उस टाइम का इतिहास जो था वो ये था। ठीक है, और यही सच्चाई थी। तो ये माइंड को पोल्यूट करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। फिल्म और किताबें जो हैं ये मध्यम वर्ग के लिए, पढ़े लिखे वर्ग के लिए चरस एक अफीम का काम करती है। उसी में जाके जो है ये अपने सुख को, आनंद को प्राप्त करता है। परंतु ये फिल्म और किताबें जो हैं इसी को पूरी तरीके से डाइल्यूट, पोल्यूट करने का काम शुरू हो चुका है। जी हिमांशु। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। अब देखिए देश के अंदर क्या हालात बन रहे हैं और उन हालातों के मद्देनजर जो भी फैक्ट्स होंगे उस पर हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि वो इस बातचीत से क्या समझ पा रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।